नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष मुद्दे पर आपका ध्यानाकर्षण चाहेंगे। भारतीय इतिहास की किताबों को आप थोड़े ध्यान से पढ़ें तो ये आपको ऐसा महसूस होगा कि यह किताबें आपको आपके अतीत पर गर्व की बजाय शर्म का बोध कराती हैं। खासतौर पे एनसीईआरटी की किताबें जो इतिहास की लिखी गई हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये किताबें समाज में फूट और विद्वेष पैदा कर रही हैं और बच्चों के कोमल मन में अपने गौरवशाली अतीत के प्रति एक गर्व का बोध नहीं करा रही हैं। ऐसा क्यों है? इसके पीछे कारण क्या है? ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे जी। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों है कि भारतीय इतिहास लेखन ऐसा हुआ कि हमारी किताबें हमें अतीत पर गौरव बोध की बजाय शर्म का अनुभव कराती हैं? 1813 में अंग्रेज़ों ने एक चार्टर्ड एक्ट बनाया, जिसके लिए 8 दिन की एक मीटिंग इंग्लैंड कांग्रेस में हुई और उसमें चर्चा ये थी कि 600 वर्ष तक बाहर के लोगों ने भारत पर राज्य किया, लेकिन भारत के मन में उनका स्थान नहीं बन पाया, उनकी कॉलोनी भारत में नहीं बन पाई। तो उसका क्या कारण है और भारत पर लंबे समय तक राज्य करने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसमें जो निष्कर्ष निकलता है वो निष्कर्ष निकलता है कि जब तक भारत में विश्वास की परंपरा होगी, जीवित रहेगी, तब तक भारत को गुलाम बनाना संभव नहीं है। इसलिए भारत के हिस्टोरिकल और कल्चरल रूट्स को डिस्टॉर्ट करना जरूरी है, जिससे भारत को स्वाभिमान शून्य बनाया जा सके। जब तक भारत अपने पूर्वजों के प्रति, अपने परंपराओं के प्रति, अपने पुरोहितों के प्रति, अपने ग्रंथों के प्रति विश्वास के वातावरण रहेगा, तब तक उसका अहंकार कम नहीं होगा, उसका अहं तुष्ट रहेगा, वह स्वाभिमानी रहेगा। तो किसी देश पर को गुलाम बनाने के लिए आवश्यक है कि उसको स्वाभिमान शून्य किया जाए, और इसीलिए उन्होंने प्लान करके हमारे हिस्टोरिकल और कल्चरल रूट्स को डिस्टार्ट करने के लिए कुछ फाइंडिंग दी। और वो फाइंडिंग में दिया उन्होंने कि जो भारत में पढ़े लिखे, पहले तो कहा उन्होंने कि भारत में तो सांप सपेरों का देश है, जादू टोने का देश है, अंधविश्वास का देश है, लेकिन उनके सामने जब भारत की ज्ञान परंपरा का समुद्र दिखाई दिया, जिसमें वेद है, पुराण है, निरुक्त है, उपनिषद है, अरण्यक है, व्याकरण है, 6 अंग हैं, इतने बड़े ब्राह्मण ग्रंथों का संख्या है, उसके बाद लोक साहित्य है, संस्कृत के इतने बड़े बड़े साहित्य हैं, चाहे वो कालिदास का हो, बाण भट्ट का हो, चाहे जितने लोगों का भाष का हो। तो उनको लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, तो इसको काउंटर कैसे किया जाए। तो उन्होंने फाइंडिंग दिया कि जो यहाँ पर ग्रंथों की रचना की है, जो विद्वान लोग थे वो सब मध्य एशिया से आए थे, वो आर्य थे, वो आक्रांता थे। ऐसी एक फाइंडिंग उन्होंने दिया। और दूसरा कहा कि ये जितनी कहानियाँ हैं, चाहे राम की हो, चाहे कृष्ण की हो, चाहे और यहाँ के वंशजों की है, पूर्वजों की है, पराक्रम की है, ये सारी कहानियाँ मिथक है, ये सही नहीं है। जो मैं कहूँगा वो सही है, और उसमें सफलता पाई उन्होंने। हमारे देश के लोग भी संस्कृत से अलग होकर के और अंग्रेज और अंग्रेजी भाषा को ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ माध्यम मान लिए, उसमें उनको सफलता प्राप्त हुई। उन्होंने जो आर्यों की वर्णन किया, उन्होंने कहा कि आर्य लंबे थे, गोरे थे, लंबी नाक थी उनकी और बर्बर थे, अर्थात जैसा अंग्रेज हैं वैसे आर्य थे। तो भारत के लंबे नाक वाली एक बहुत बड़ी संख्या अंग्रेजों को अपना मौसेरा भाई मान लिया, और चोर चोर मौसेरा भाई के उस मसल को चरितार्थ करते हुए भारत का इतिहास को अंग्रेजों के दृष्टि से देखने लिखने की बात प्रारंभ हो गई। और उसमें उनको 20 वर्ष लगा। 1821 में उन्होंने मनुस्मृति को अंग्रेजी में प्रकाशित किया,
और 1835 में मैकाले की शिक्षा नीति हमारे सामने आ गई और उसमें ये सारी चीज़ों को खराब करने का प्रयास किया गया। जो हमारे पूर्वज थे उनको अपमानित किया गया कि वो थे ही नहीं। हमारा धरती को अपमानित किया गया कि सांप सपेरों का देश है। हमारे ग्रंथों को अपमानित किया गया कि ये तो बिथक है। तो जो भी स्वाभिमान के विषय हमारे थे वो सबको कहीं ना कहीं खराब करने का प्रयास इन लोगों ने किया। लेकिन उसके बाद जब हमारे आंदोलन प्रारंभ होते हैं 1857 के बाद, जब चाहे विवेकानंद जी आते हैं, चाहे दयानंद जी आते हैं, चाहे श्रद्धानंद जी आते हैं, चाहे डॉक्टर मुंजे प्रांजपे आते हैं, डॉक्टर हेडगेवार आते हैं, अम्बेडकर आते हैं, मोतीलाल नेहरू जी आते हैं, लाल बाल पाल आते हैं, महात्मा गांधी, लगता है ये खेप आता है। उसमें राजा राम मोहन राय से लेकर के रविन्द्रनाथ टैगोर तक, मदन मोहन मालवीय से लेकर के और बाकी विद्वानों को तक सबके मन में एक बात है, सबकी एक कहना अनिवार्य रूप से है। और भगिनी निर्भीकता तो कहती है कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहला काम होना चाहिए कि भारत के इतिहास के ही नहीं तो सारे विश्वविद्यालयों को 6 महीने के लिए बंद कर देना चाहिए। और जब तक भारतीय चेतना के प्रकाश में भारत का इतिहास लिखा न जाए तब तक विद्यालयों में इतिहास नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इतिहास हमारी गुलामी का इतिहास है। फ्रांस के विद्वान कहते हैं कि जो भारत का इतिहास मैं देखता हूं तो लगता नहीं कि भारत का इतिहास है। और आगे लिखते हैं कि आगे आने वाले पीढ़ी में हो सकता है कि भारत के युवा उसका अध्ययन करके कैसे इतिहास की रचना करें जिसमें भारत का स्वाभिमान। जैसे भविष्यवाणियां पहले से चल रही थी। यह भविष्य कथन है जो कि अब जाके सही साबित हो रहा है 2014 के बाद। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को नेहरू जी ने जो अपने भाषण दिया था उसमें उन्होंने कहा था कल का सूरज एक नया इतिहास लेकर के आएगा। तो हमारे जैसे लोगों को एक आशा बधी थी कि भारत का इतिहास भारतीय चेतना के प्रकाश में भारत के स्वाभिमान वाला बनेगा। लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि जितना डिस्टॉर्शन अंग्रेजों के पीरियड में हुआ था उससे 20 टाइम्स ज्यादा जी भारत पर वास्तव स्वतंत्रता में मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि अंग्रेज तो एक लुटेरी मानसिकता के लोग थे, उन्होंने जो किया सो किया, उनका काम था हमें लूटना। लेकिन हमारे अपनों ने हमारे साथ क्या किया और क्यों किया ऐसा आजादी के बाद? उसका कारण ये था कि आजादी के बाद तो 8-10 वर्षों तक बहुत समस्या नहीं आई। 1962 के बाद कम्युनिस्ट विचारधारा या साम्यवादी विचारधारा प्रभावी हुई और कांग्रेस को उस समय लगता था कि जो भी विचारधारा हमारे विरुद्ध में है उसको शमन कैसे किया जाए। तो आरएसएस पर प्रतिबंध लगाकर उसको अपमानित करके गांधी का हत्यारा कहकर तमाम प्रकार के तो आरएसएस और बाकी लोगों को किया। कम्युनिस्टों को क्या करें? तो कम्युनिस्टों को उन्होंने इतिहास और विद्वता के क्षेत्र में आउटसोर्सिंग पर रख लिया और जगह जगह आउटसोर्सिंग पर रखा और उनको जगह जगह संस्थाएं खोल करके, कहीं आईसीएचआर, कहीं आईसीपीआर, कहीं आईएसएसआर, ऐसे संस्थाएं खोल करके और उनको आनंद लेने के लिए, चरने खाने के लिए जगह दे दिया। निश्चित रूप से साम्यवादी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपनी सत्ता को अक्षुण्ण रखने के लिए जो भारत के जो बौद्धिक संस्थान थे वो वामपंथियों के हाथ में दे दिए, उनके हाथ में दे दिया। उसका परिणाम है, आप देखें कि हरदेव मुखिया और विपिन चंद्रा और रोमिला थापर, ये 3 लोग मिलकर के 1969 में एक 72 पृष्ठ की पुस्तिका प्रकाशित करते हैं और उसके पहले लाइन में है कि मुसलमानों के भारत में शुभ आगमन से पूर्व भारत में कोई संस्कृति नहीं थी। वो लिखते हैं कि मुसलमानों ने ऐसा कोई आक्रमण अत्याचार भारत में नहीं किया जो भारत में पहले से नहीं होता रहा हो। ऐसे 25 एलिगेशन है। उसके आधार पर उनकी पुस्तकें लिखी गई। नवीन चंद्रा की पुस्तक आज भी पढ़ते हैं हम कि भगत सिंह आतंकवादी थे, क्योंकि उनको कम्युनिस्ट विचारधारा को भारत पर स्थापित करने का एक उद्देश्य भी था और शायद कांग्रेस की विचारधारा जो उस समय थी, जो कि नेहरू जी का विचारधारा भारतीय नहीं थी, तो उनको खुश करने के लिए इन लोगों ने काफी डिस्टॉर्शन इतिहास का किया। तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि जब भगत सिंह को आतंकवादी पढ़ाया जा रहा है, हमारे देश एक नहीं था, भारत एक नहीं था, भारत मुसलमानों ने अंग्रेजों ने आके पढ़ाया जा रहा है। जो इतिहास के जिष्ट हैं, जो हमारे पूर्वजों के पराक्रम, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं आपको। इन्होंने एक नई फाइंडिंग दी कि जिसमें सत्ता परिवर्तन होता है वही इतिहास का अंग है।
सत्ता किसके पास थी? सत्ता भारतीयों के पास थी। तो जहां जहां भारतीय हारे वो इतिहास का अंग बन गया, और जहां जहां भारतीय जीते वो इतिहास का अंग नहीं बना। उदाहरण के लिए 1151 का 91 का तराइन का युद्ध इतिहास का अंग नहीं है, 1192 का युद्ध ये इतिहास का अंग है। इस प्रकार से भारत के इतिहास को अपमानित करने के लिए परकीयों के रास्ते पर चल करके स्वकीय लोगों ने, जो राष्ट्रद्रोही थे, राष्ट्र के प्रति उनका कहीं कोई संबंध नहीं था, राष्ट्र के चित्त से कोई तादाद में नहीं था, ऐसे लोगों ने भारत का इतिहास को राजनीतिक महत्वाकांक्षा को सिद्ध करने के लिए, या कुछ लोगों के अहंकार के तुष्टि करने के लिए, या भारत को नीचा दिखाने के लिए एक ऐसे इतिहास की रचना हुई जिसको पढ़ करके हम अपमानित होते हैं। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, अब ये भी पढ़ने कोई विषय है? आप भी पढ़े, हम नहीं पढ़ा है। ये दर्द क्यों नहीं होता किसी को? ये है कि वास्को डी गामा जो है एक भारतीय व्यापारी के नाव के पीछे चलते चलते पीछे आया। वो आया तो उसके पास बेचने के लिए एक बोतल शहद था, खरीदने के लिए एक पैसे भी नहीं थे। ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए वो पोप के 3 चिट्ठियां लेकर के आता है। हम पढ़ते हैं खोज कर रहा है, बड़ा व्यापारी है, वो व्यापार कर रहा है। अच्छा, इसीलिए आवश्यक है। एक विशेष बात यह है कि भारत में जितने गौरवशाली राजवंश हुए, जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट, चालुक्य, इनके बारे में इतिहास में या तो उल्लेख नहीं मिलता है या 1-2 पंक्तियां मिलती हैं। जैसे सम्राट ललितादित्य का जो साम्राज्य था, और बाकी सब मध्यकालीन साम्राज्यों के बारे में, मुस्लिम साम्राज्यों के बारे में कई कई अध्याय भरे पड़े हैं। ऐसा क्यों? मैंने बताया आपको कि जिसमें भी हमारा स्वाभिमान बढ़ने वाला था वो इतिहास से हटाया गया, क्योंकि उनकी एक इच्छा थी, उनका एक प्लान था, उनकी एक स्ट्रेटजी थी कि भारत में स्वाभिमान शून्य नहीं बनाएंगे तो भारत के लोग दास नहीं होंगे। और इसीलिए जो हमारे पूर्वज जो काम करने वाले थे, एनसीईआरटी की जो 10वीं की पुस्तक देखेंगे आप, तो शिवाजी महाराज एक लाइन में है, शिवाजी महाराज केवल एक लाइन में है कि उनको उठाकर आगरा का जेल में डाल दिया गया। पृथ्वीराज चौहान एक लाइन भी नहीं है, एक स्टैंडर्ड में महाराणा प्रताप समेट दिए जाते हैं। कहीं भी दक्षिण के कृष्णदेव राय का वर्णन नहीं है, असम के अहोम राजाओं का कहीं चर्चा तक नहीं है, राजा रणजीत सिंह की कोई चर्चा नहीं है, त्रिगर्त और आशा कश्मीर के राजाओं का कोई चर्चा नहीं है। बड़े थोड़े में हमको गुजरात के राजाओं को पढ़ाया जाता है, लेकिन पूरी इतिहास को दिल्ली सेंट्रिक और वो भी इस्लामिक सेंट्रिक करके रख दिया गया। अब इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि जिसने भारत का इतिहास विभाजन किया वह स्वयं लिखता है कि मैं भारत में गया नहीं हूं, भारत की कोई भाषा नहीं जानता हूं, भारत से किसी को मिला नहीं हूं, और वो भारत का इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। एंशिएंट मॉडर्न, पहले वो हिंदू और इस्लामिक और इंग्लिश हिस्ट्री कहा, बाद में आज़ादी के बाद इतना परिवर्तन होगा कि एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न कर दिया गया। लेकिन पूरी तरह से हम एक एक दिन की घटना, इल्तुतमिश की रजिया घोड़े पर चढ़ती थी तो कौन उसमें हाथ लगाता था, यहां तक पढ़ते हैं। लेकिन राम को नहीं पढ़ सकते, कृष्ण को नहीं पढ़ते, तो शिवाजी महाराज नहीं पढ़ते, पेशवाओं को नहीं पढ़ते, महाराणा प्रताप को नहीं पढ़ते, अहोम राजाओं को नहीं पढ़ते, लाछित बड़फूकन को पढ़ने में भी शर्म आती है हमको। मुझे इसलिए आवश्यक है। बहुत शर्मिंदगी का एहसास हुआ कि शिशु मंदिर में जब हम लोग पढ़ते थे तो हमें शिवाजी के बारे में पढ़ाया गया था विस्तार से, और जब आगे हम बड़े स्कूल में हम लोग पहुंचे तो मुझे किताबों में एक लाइन मिली कि शिवाजी पहाड़ी चूहे थे। मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ इस पंक्ति को पढ़ के, लेकिन वो एक बहुत बड़े इतिहास लेखक की लिखी हुई पंक्तियां थी। और एक विशेष बात हम देखते हैं कि आपने जो 3 नाम लिए, रोमिला थापर, विपिन चंद्रा और डॉक्टर हरदेव, इसमें से कोई भी पाली, प्राकृत, ब्राह्मी, खरोष्ठी जैसी भाषाओं का जानकार नहीं था, जबकि भारतीय इतिहास का एक बड़ा हिस्सा इन भाषाओं में छिपा हुआ है। फिर ये लोग कैसे न्याय कर पाए होंगे भारतीय इतिहास लेखन के साथ? इनको भारतीय इतिहास लेखन के प्रति न्याय नहीं करना था, इनको अपनी जो फंडा, जो रूस से जो फंड मिलता था इनको, उसको एब्जॉर्व करना था, और भारत सरकार के मनसा के अनुसार अंग्रेजों की उस फाइंडिंग को एस्टेब्लिश करना था, जिसको लॉर्ड मैकाले ने किया था, उसको लॉर्ड नेहरू साहब ने भी उसी प्रकार से करने का प्रयास किया, और वो आज भी दिखाई देता है किसी न किसी रूप में। इसलिए आवश्यक है कि हम लोगों ने 1973 में पहली बार इस पर चिंता की गई बाबा साहब आप्टे के माध्यम से कि हम भारत के इतिहास को भारतीय दृष्टि दें।
और संस्कृत और इतिहास के माध्यम से हम उसको आगे बढ़ाए। अब आज स्थिति यह है कि पूरे देश में बदलाव का बयार है। एक बात और स्पष्ट कर दूं कि हमारा जो संस्था है वो अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना है, अखिल भारतीय इतिहास पुनर्लेखन योजना नहीं है। जी। इतिहास को पुनर्लेखन करने की आवश्यकता नहीं है। ये 3 लोगों के अलावा इनके 3 और इनके जो ग्रुप हैं, चाहे अलीगढ़ स्कूल हो, चाहे वो हैदराबाद स्कूल हो, चाहे वो यादवपुर स्कूल हो, चाहे जामिया मिलिया का स्कूल हो, चाहे जेएनयू का स्कूल हो, इसके अलावा लाखों की संख्या में इतिहासकारों ने पॉजिटिव हिस्ट्री हमारे सामने रखी। चाहे आरसी मजुमदार हो, चाहे केएम मुंशी हो, चाहे पंडित भगवत दत्त हो, चाहे लीलकंठ शास्त्री हो, चाहे वो वासुदेव शरण अग्रवाल हो, वासुदेव शरण पोद्दार हो, ऐसे लाखों लोग हैं। इनको ब्रांड नहीं मिला, न इनको बुक को ब्रांड मिला, न ऐसे इतिहासकारों को ब्रांड मिला। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया और अलीगढ़ में बैठ करके इन लोगों ने, इरफान हबीबी जैसे लोगों ने और सरकार के सहयोग से अपने को ब्रांडेड किया। और उसके कारण से जब भी इतिहास की बात आती है तो इनकी बात आ जाती है। जो वास्तव में इतिहासकार हमारे थे उनकी बात नहीं आती। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना ऐसे पॉजिटिव हिस्टोरियंस के एक बड़े संच को इकट्ठा करता है और गांव-गांव में जाकर, कल्पना करिए सर कि जिस देश में लाइब्रेरियों को 6-6 महीने जलाई गई हो, उस देश में पूछा जाकर रेफरेंसेस लाइए कि तो वैसे ही है कि वो मारे और रोने न दे। जी। इसलिए गांव-गांव में, लोक कलाओं में, लोक कथाओं में, कलाओं में, कृतियों में, माँ के सिंदूर में, दादी की झुरियों में, माँ के साड़ी के किनारों में, कथा में, कहानियां में, रिचुअल्स में इतिहास भरा पड़ा है। हम उसको कंपाइल करने की बात करते हैं। इसलिए हमारा नाम अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना है। उसको भारतीय चैतन्य के प्रकाश में, भारतीय दृष्टि से भारत के स्वाभिमान देने वाला इतिहास को हम खड़ा कर ले जाएं और लेने में हम सफल हो रहे हैं। इससे कुछ घबराहट भी सामने के लोगों की है। हमारा उद्देश्य इतना ही है कि भारत का इतिहास भारत के स्वाभिमान के लिए हो, भारत का इतिहास भारतीय चेतना के प्रकाश में हो, भारतीय चिति के प्रकाश में हो, भारत का इतिहास भारतीय एविडेंसेस पर हो, जो प्राइमरी सोर्सेज पर हम उसे लिख सकें, समझ सकें, पढ़ सकें। यही उद्देश्य अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना का फिलहाल इतिहास संकलन का काम का है। बालमुकुंद जी, तो हम उम्मीद करें कि अब अंधेरा अज्ञान का जो था वो छट रहा है, क्योंकि राखी गढ़ी के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं आप लोगों के प्रयासों से, और सरस्वती नदी के उद्गम को ढूंढने में सफलता मिली है, उसके बारे में थोड़ा बताएं ताकि हमारे दर्शकों को उम्मीद बने कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जहां तक अंधकार का अस्तित्व नहीं होता है भाई साहब। अंधकार का अस्तित्व तभी है जब तक प्रकाश नहीं होता। जी अवश्य। झूठ का कोई अस्तित्व नहीं होता। झूठ का अस्तित्व तभी तक है जब तक सत्य सामने नहीं आता है। जी। तो अब सत्य सामने आ गया। ईसा मसीह के 4002 वर्ष पहले जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी और ईसा से 7200 वर्ष पहले राखी गढ़ी की सभ्यता हमारे सामने दिखाई दे रही है। तो वो ऐसे ही उनको अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए, ऐसे ही उनको अपनी अज्ञानता पर अपना सिर पीट लेना चाहिए। लेकिन उनकी खाल बहुत मोटी है और उनकी खाल मोटी करने वाले हमारे ही कुछ देश विघातक शक्तियां हैं। इसीलिए अब वो कहीं बैक फुट पर हैं, खंडहर बचे हुए हैं। और आपके जैसे लोग, आपके मीडिया के माध्यम से अगर ये समाज तक जाता है, क्योंकि इतिहास केवल सर क्लास का विषय नहीं है, इतिहास मास का विषय है। इंस्टीट्यूशन के पैरेलल इंस्टीट्यूशन चलते हैं। अंग्रेजों के ज़माने से लेकर आज तक हमको पढ़ाया गया कि आर्य बाहर से आए थे, लेकिन हमारा मन ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हमारे दादी ने, हमारे दादा ने, हमारे पिता ने, हमारे माता ने बताया था कि नहीं, आर्य बाहर से नहीं, यहीं के रहने वाले। सरस्वती की खोज की जब बात आई साहब, तो ऋग्वेद की एक लाइन मिली, नदी तमें सरस्वती, और महाभारत में मिला कि युद्ध के दौरान बलराम जी सुखती हुई सरस्वती के परिक्रमा करने गए थे। उन्होंने 68 पॉइंट की परिक्रमा हमारे महाभारत के शांति पर्व में दिखाई देता है। उसको आधार बनाकर अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना ने 1984 में हरिभाऊ बांकड़कर के नेतृत्व में पूरी सरस्वती का यात्रा निकाला। 35 दिन की यात्रा थी, 50 से अधिक इतिहासकार थे और उसमें सारे मैप, सारे रास्ते, सारे चीजें, सारे डिजार्ट आज हमारे सामने है। एक एक इंच पर काम किया है। 36,000 से अधिक फाइल एस कल्याण रमन के कंप्यूटर में आज भी सरस्वती पर है। 50 वॉल्यूम हमने
सरस्वती पर पब्लिश कर दिए। अब सरस्वती पर उनका मुंह बंद हो गया है। आर्यन पर भी अब वो बोलने की स्थिति में नहीं है। 1857 एक विद्रोह था, एक सिपाही विद्रोह था, वो उन्होंने ही खारिज कर दिया है। तो लगातार हम प्रगति पर हैं और एक एक दीपक जलता जाएगा, अंधेरा छंटता जाएगा। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 4 वर्षों में 1925-24 तक ही इस देश में स्वाभिमान पूर्वक इतिहास को पढ़ने पढ़ाने का वातावरण प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि युवा इतिहास कर जब आएगा तो वह भारत के चिति से तादात्म्य स्थापित करेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं पहले प्रधानमंत्री हूं कि मैं स्वतंत्र देश में पैदा हुआ हूं। अब देश की दिशा दूसरे तरफ जा रही है साहब। आज़ादी के 25 वर्ष भी आए होंगे, 50 वर्ष भी आए होंगे, ना आप जान पाए ना हम जान पाए। एक आज़ादी के 75 वर्ष आया और 15 अगस्त घर घर का, व्यक्ति व्यक्ति का उत्सव बनकर खड़ा हो गया। पूरी दुनिया इसलिए पूरी दुनिया जान गई। इसलिए स्वाभिमानी होना चाहिए और आशावादी होना चाहिए। आशा भी किसी के भविष्यवाणी पर नहीं, आशा अपने पराक्रम पे है। देश खड़ा हो रहा है, दुनिया के सामने खड़ा हो रहा है और इतिहास उसमें अपना अस्तित्व, अपना वर्चस्व दिखाएगा, इतना मुझे विश्वास है। तो ये थे भारतीय इतिहास संकलन परिषद के राष्ट्रीय संगठन सचिव बालमुकुंद पांडे जी। इन्होंने हमें उम्मीद बंधाई है कि आने वाले 3 वर्षों में मात्र भारतीय इतिहास अपने मूल स्वरूप में वापस लौट आएगा, वो इतिहास जिस पर हमारे बच्चे और हम गर्व करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।